नमस्कार, मैं जगविंदर पटियाल। पिछले 25 साल में आपने मुझे रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। जब गुरमीत राम रहीम पर अदालत का फैसला आया था, जब पंचकुला झुलस रहा था, तब हिंसा की आग में पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी मैंने। जब सीरिया और इराक सिविल वॉर का दंश झेल रहा था, तब ग्राउंड जीरो से एक एक डेवलपमेंट आपको दिखाया था। सिद्धू मूसेवाला याद होगा आपको, मर्डर केस हुआ था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से अंदर बैठकर मुझे इंटरव्यू दिया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, लेकिन आज ग्राउंड नया है, कर्म भूमि नई है। आज से हम खबरों के एक नए सफर पर चलेंगे। मेरी शुरुआत एक नए सफर पर हो रही है, आपके साथ हो रही है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझ में कोई भी स्टार एंकर ना तलाशें। मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूं। हां, मैं ये जरूर यकीन दिलाता हूं आपको कि इस शो में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेंगे, आपकी जिंदगी से जुड़े वो मुद्दे उठाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ एक्सपोज होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके इस शो का आगाज भी मैं आज एक बड़े खुलासे के साथ कर रहा हूं। सिग्नेचर स्टोरी में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की पंजाब फाइल्स आज डिकोड करनी है। उस रिपोर्ट की बात करनी है आज, जो इस वक्त पंजाब के सीएम भगवंत मान की टेबल पर पड़ी है। मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में शिफ्ट होने के लिए बांदा की जेल से, यूपी में है बांदा की जेल, वहां से अंदर बैठकर एक प्लान बनाया था। आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये राज क्या था, इससे पूरा पर्दा उठाएंगे। आज सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में पंजाब का वो पॉलिटिकल सिस्टम बेनकाब होने वाला है जिसने डॉन को बार बार यूपी के कानूनी हंटर से बचाया था। उसे 2 साल तक पंजाब की जेल में रखा। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड में उन सारे नेताओं और अफसरों का हिसाब किताब करेंगे जिन्होंने एक के बाद एक डॉन के लिए जेल में मौज का महल खड़ा किया, हमारे लीगल सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया। चलिए, खुलासा बहुत बड़ा है, यकीन मानिए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म का कोई सीन है। यह सब कुछ असलियत में हुआ है। उस पंजाब में हुआ जहां डॉन मुख्तार अंसारी साल 2 तक रहा, 2 साल। लेकिन एक कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिला, एक सजायाफ्ता के लिए पूरा सिस्टम घुटनों के बल कैसे बिछ गया, ये तमाम चीजें आज बेनकाब होने वाली हैं। कैसे एक अपराधी ने जेल के सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस अपने लिए ऐशो आराम के तौर पर यूज किया। डॉन अपनी क्राइम कंपनी जेल के अंदर से कैसे चलाता रहा, लोगों को कैसे डराता रहा। आज ये सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा, पूरी डिटेल के साथ। पब्लिक इंटरेस्ट में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट पब्लिक होगी। उस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे सिग्नेचर स्टोरी में। सबसे पहले मुख्तार फाइल का इंट्रोडक्शन। एक डॉन, एक सूबा, एक सीएम और एक बहुत बड़ी साजिश। ऐसी साजिश जिसके पन्ने जब खुलेंगे तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। ऐसी प्लानिंग जिसके डिकोड होते ही देश में सियासी भूचाल आ जाएगा। एक्स सीएम से लेकर सिटिंग चीफ मिनिस्टर तक का सिस्टम हिल जाएगा। आज वो राज खुलेंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हिंदी फिल्मों के डायलॉग और स्क्रिप्ट हल्की लगेगी। आज पूरे देश को यह पता चल जाएगा कि पुलिस, पॉलिटिक्स और माफिया का सिंडिकेट सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही नहीं दिखता, बल्कि वास्तव में होता है। और ऐसा होता है जिसके सामने फिल्मों की कहानी भी फीकी पड़ जाए। मुख्तार
अंसारी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। हम किसी न किसी चार दीवारी के अंदर ही हैं। मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। यूपी में जुर्म की दुनिया का वो नाम, वो माफिया जिसके जिक्र भर से कभी देश का सबसे बड़ा सूबा थरथराया करता था। उसी डॉन को लेकर दो सरकारें आमने सामने आ गई। वो डॉन जो यूपी की जेल से अपना क्राइम नेटवर्क चलाता था, वो मुख्तार जो जेल के अंदर से वसूलता था रंगदारी। उसी मुख्तार अंसारी पर हुई सियासी मेहरबानियों की बारिश। एक सरकार ने मुख्तार को कानून की ताकत दिखाई, तो दूसरी डॉन के बचाव में उतर आई। बात इतनी बढ़ गई कि मुख्तार को लेकर दो राज्यों की सरकार 2 साल तक लड़ी, सरकारी कागजों से लेकर सबसे बड़ी कचहरी तक। लेकिन सवाल है, मुख्तार अंसारी को एक सूबे की सरकार क्यों बचा रही थी? मुख्तार का कवच बनकर पंजाब में कौन मौजूद था? वो कौन था पॉलिटिकल सिस्टम में जो डॉन को कानूनी एक्शन से बार बार बचा रहा था? यूपी की जेल में बंद मुख्तार को किससे डर लगता था और पंजाब में डॉन का ये डर कैसे निकला? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी का गॉडफादर कौन था? और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया सीतापुर। वो जहाँ चाहते हैं भेजते हैं। हम किसी न किसी चार दीवारी के अंदर ही हैं। इन सुलगते सवालों पर पहली बार सबूतों के साथ खुलासा होने वाला है। पहली बार वो लोग एक्सपोज होने वाले हैं जो डॉन की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए बेताब थे। ऐसे लोग जिन्होंने जेल के पूरे सिस्टम को मुख्तार का ख्वाबगह बना दिया था। वो पावरफुल लोग जिन्होंने अंसारी एंड कंपनी के लिए सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया था उसका अय्याश लोग। खुलासा विस्फोटक है और हैरान करने वाला भी। ये ना तो कहानी है और ना ही फिल्मी अफसाना। ये वो सच्चाई है जिससे आज एक सरकार बेनकाब होगी और उसकी पुलिस भी। आज यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सियासी सेटिंग से पर्दा हटेगा। बस देखते रहिए सीएम, साजिश और सलाखें। अभी तो आपने मुख्तार फाइल का सिर्फ ट्रेलर देखा है, आगे का हिस्सा और भी हैरान करने वाला है। मैंने रिपोर्ट के जो पन्ने देखे हैं उसमें ऐसी बातें हैं जो सिस्टम को डॉन के बीच बड़ी सांठ-गांठ को एक्सपोज करती हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में तो पहुंच गया, लेकिन सवाल यह था कि एक रंगदारी के केस में वो कितने दिन तक जेल में रह सकता था। पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे एक्सपोज करेंगे और जेल को मुख्तार का महल बनाने वाले, अपने फायदे के लिए उसको जेल में रखने वाले, सरकारी दामाद बनाने वाले उन तमाम लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार के पास मुख्तार फाइल्स की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट को डिकोड करने से पहले एक एक किरदार के बारे में जान लीजिए। किरदार नंबर 1 मुख्तार अंसारी। किरदार नंबर 2 पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किरदार नंबर 3 पंजाब के तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। किरदार नंबर 4 रोपड़ जेल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट। किरदार नंबर 5 रोपड़ जेल के तत्कालीन एसएसपी। तकरीबन 100 पन्नों की इस पूरी फाइल में सभी किरदारों का तफसील से जिक्र है। एबीपी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जिसके पास जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसी में डॉन की पंजाब के सिस्टम से सेटिंग, साजिश और सस्पेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है।
पंजाब सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? पंजाब सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी गहरी और सियासी साजिश रची गई थी। इस साजिश की वजह यूपी के डॉन का डर था, जो उसको बांदा की जेल में चैन से सोने नहीं दे रहा था। अब ये डर क्या था, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद तमाम माफिया डॉन पर एक्शन शुरू हो गया। बेहिसाब संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर गरजने लगे। इसी दौरान साल 2018 में मुख्तार अंसारी के मुकदमों की सुनवाई यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने लगी। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बुलडोजर वाले एक्शन के रडार पर आ गई। अब मुख्तार को डर सताने लगा कि इसी तरह कानूनी कार्रवाई तेज रफ्तार से चलती रही तो उसे कई लंबित आपराधिक मामलों में सजा मिलनी शुरू हो जाएगी, उसके जुर्म का हिसाब होने लगेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सिस्टम को बाईपास नहीं कर पाएगा। इसी डर की वजह से अंसारी ने अपने पंजाब वाले प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने पंजाब में अपने हाई एंड संबंधों का इस्तेमाल किया और फिर बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट होने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। रिपोर्ट में इसका खुलकर जिक्र है। अब सवाल था कि यूपी की जेल में बंद माफिया डॉन बांदा से पंजाब कैसे पहुंचेगा। इस पर रिपोर्ट में जो लिखा है वो बेहद शॉकिंग है, सनसनीखेज है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉन ने पॉलिटिकल जुगाड़बाजी से मोहाली में अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। पंजाब में तब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, इसलिए रिपोर्ट में तत्कालीन पंजाब सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। जो बात कैमरे के सामने कही गई उसी को पंजाब सरकार की रिपोर्ट भी सपोर्ट करती है। लेकिन मुख्तार फाइल्स में कई ट्विस्ट हैं, टर्न हैं और सस्पेंस भी। इससे पहले उस एफआईआर पर गौर करना जरूरी है जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉन को पंजाब की जेल में लाने के लिए एक झूठी एफआईआर यानी फर्जी केस तैयार किया गया। तारीख 7 जनवरी 2019, दिन सोमवार, जगह मटौर, मोहाली। पंजाब की फिजाओं में ठंड दस्तक दे रही थी। 9 डिग्री की सर्दी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही थी। रोज की तरह मटौर थाने में भी ज्यादा हलचल नहीं थी। ये ऐसा पुलिस स्टेशन था जिसका नाम पहले कभी सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन एक शिकायत ने, एक एफआईआर ने मटौर पुलिस स्टेशन को देश में फेमस कर दिया। तमाम अखबारों और मीडिया की हेडलाइंस बना दिया। मोहाली के बड़े बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उमंग ने पंजाब की मोहाली पुलिस को एक कंप्लेंट दी। शिकायत में कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर पर 6390407709 नंबर से कॉल आया। बताया कि यूपी से कोई अंसारी बोल रहा है। शिकायत में आगे लिखा गया, अंसारी ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। ये बिल्डर नामी है, बड़े अफसरों और नेताओं के पास उठता बैठता है। मामला सीरियस लगा। मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में तुरंत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। बस डॉन अपना पासा फेंक चुका था। उसका प्लान काम कर रहा था। धीरे धीरे यूपी से पंजाब पहुंचने की उसकी साजिश कामयाब होने लगी थी। स्पेशल डीजीपी आरएन ढोके की रिपोर्ट में लिखा है, डॉन के पंजाब में पॉलिटिकल लिंक्स, उसकी सियासी सेटिंग की वजह से फिरौती वाली एफआईआर दर्ज हुई और फिर शुरू हुआ आगे का एक्शन।
ये साजिश कितनी फुलप्रूफ थी, इसका अंदाजा आपको पुलिस के केस दर्ज करने और उसकी जांच की रफ्तार से हो जाएगा। जो पंजाब पुलिस अपने ढीले रवैये को लेकर बदनाम है, उसी पंजाब पुलिस ने महज 14 दिनों में डॉन अंसारी को बांदा जेल से मोहाली पहुंचा दिया। 8 जनवरी 2019 यानी शिकायत मिलने से एक ही दिन बाद मोहाली पुलिस ने इस केस में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को नामजद किया। 17 जनवरी 2019 पंजाब पुलिस ने मुख्तार का प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। 19 जनवरी 2019 मोहाली पुलिस यूपी के बांदा जेल के लिए रवाना हुई। 21 जनवरी 2019 थानेदार हरविंदर सिंह की टीम ने डॉन को हिरासत में लिया। 22 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी को मोहाली की कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया। 23 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी की आवाज के सैंपल हुए और फिर जो डॉन चाहता था उसी हिसाब से वो पहुंच गया सुरक्षित सलाखों के पीछे। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का पंजाब की जेल में सरकारी वैकेशंस का सफर। 24 जनवरी 2019 यही वो दिन था जब अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस का जो रवैया रहा उसने सभी को चौंका दिया। स्पेशल डीजीपी की रिपोर्ट में जोर देकर लिखा गया है कि यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल केस के बहाने पंजाब आया और फिर यूपी जाने को तैयार नहीं हुआ। इसका सीधा असर यह हुआ कि मुख्तार पर यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे दर्जनों मुकदमे फंस गए। इधर पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को डॉन से इतना लगाव हो गया कि उसने यूपी पुलिस के 1-2 नहीं बल्कि 40 समन बैरंग मोड़ दिए और हर बार डॉन को पंजाब में रोकने का नया बहाना बनाया। संपर्क करके एक इत्थे थ्रैट दी FIR करा के उन्हें ले आए। इत्थे ले आए जी, ਉਹਦੀ सेवा शुरू हो गई। घट्टो घट 25 बार तो ਵੱਧ यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 ਦੀਆਂ 25 चिट्ठियां का जवाब देता ਅਸੀਂ नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अंसारी को पंजाब में रोकने के लिए कैप्टन सरकार में डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड तक का गठन किया गया, जैसे वो कोई डॉन नहीं बल्कि सरकारी दामाद हो। ये अभी साजिश की पहली कड़ी है। डॉन पर मेहरबानियों के लिए साजिश की बिसात पर दूसरा मोहरा कैसे तैयार हुआ, इसकी कहानी और भी सनसनीखेज है। देखा डॉन का जलवा, कितना आराम से यूपी से पंजाब तक का सफर किया। दरअसल पंजाब में सत्ता बदलने के बाद भगवंत मान सरकार ने मुख्तार अंसारी वाले पूरे केस की पड़ताल करवाई, क्योंकि जब कैप्टन सरकार थी तो तब ये हो हल्ला तो शुरू हो ही गया था कि कैसे मुख्तार इतने साल तक यहाँ रह रहा है। और खास बात क्या थी मजेदार, एक बात और बता देता हूँ। मुख्तार अंसारी 2 साल तक रहा और उसने क्या किया कि ना तो जमानत ली और ना ही पुलिस की चार्जशीट फाइल हो पाई। ये एक बड़ा खुलासा था। कोई अपराधी ऐसा है जिसके खिलाफ चार्जशीट ना फाइल हो और वो जमानत भी ना ले, कहे मैं ठीक हूं, जेल में खुश हूं। मुख्तार अंसारी वही था जिसने जमानत अप्लाई नहीं की। मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसने फैसिलिटेट किया, यहीं से शक शुरू हुआ। भाई बेल ही नहीं ले रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। स्पेशल डीजीपी की जो जांच रिपोर्ट में है ना, उसमें एक एक चीज की परतें खोली गई हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे खुलासे हुए हैं कि सुनकर आप दंग रहेंगे। ये मैं अभी एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको बहुत इसमें टर्न है, बहुत पेच है, बहुत सस्पेंस है। आराम से समझते जाइएगा, स्क्रीन से हटना नहीं, वरना आपको ये पूरा मामला समझ नहीं आएगा। जांच की आंच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामन तक पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और उनके खिलाफ RN ढोके की रिपोर्ट में केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है। पंजाब की सियासत के एक और बड़े नेता जो तत्कालीन जेल मंत्री थे,
सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन पर भी एफआईआर की रिकमेंडेशन की गई है आरएन ढोके की रिपोर्ट पर। भ्रष्टाचार और इंडियन पीनल कोड की धारा 193, 218, 220 और 120 बी के तहत केस दर्ज करो, ये आरएन ढोके की रिपोर्ट के ऊपर लिखा गया है। और ये सारी रिपोर्ट जो है वो पहुंची हुई है कहां? भगवंत मान की टेबल पर। स्पेशल डीजी आरएन ढोके की जांच रिपोर्ट में जो भगवंत मान के पास है, अब उस पर कार्रवाई क्या होनी है ये सारी दुनिया भी देखेगी और इस खुलासे के बाद हम तो देखेंगे ही। रिपोर्ट में और क्या लिखा है? रिपोर्ट में लिखा है अंसारी को ऐश कराने वाले पुलिस और जेल के अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, यानी डॉन की मदद करने वाले पुलिस और जेल महकमे के अफसर भी नपेंगे। हम कहते थे तब कि भाई डॉन कैसे रह रहा है, अफसर इग्नोर करते थे, अब नपेंगे। इस रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हैं। आप बने रहिएगा, वरना मिस किया नहीं तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ था पहले। यह सबसे महत्वपूर्ण अंसारी फाइल है। दो बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं यहां पे। जनता की ख्वाहिशें बड़ी नहीं होती, बस 2 वक्त की रोटी चाहती है। जनता यही चाहती है ना, रोजगार चाहती है, बीमारी हो तो कहती है इलाज मिल जाए। वो चाहती है कि नेता मुसीबत में उसके काम आए, उसका ध्यान रखे। लेकिन सत्ता पाने के बाद नेताओं को जनता की कोई फिक्र नहीं होती, सिर्फ अपने फायदे की फिक्र होती है। पंजाब सरकार की टेबल पर रखी गई मुख्तार फाइल्स का एक एक पन्ना गवाही दे रहा है। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो फाइल देखी है, उसका कंक्लूजन पढ़ा है, वो मेरे एक एक चीज जहन में है। वो ये कह रही है कि पॉलिटिकल सेटिंग के बिना यूपी का डॉन पंजाब की जेल में ऐश कर ही नहीं सकता था। वो पंजाब का सरकारी दामाद बनकर 2 बरस तक सिस्टम को इस्तेमाल करता रहा। डॉन और पंजाब की टॉप लीडरशिप के बीच सबसे मजबूत कड़ी कौन था? यह बड़ा सवाल है। मुख्तार फाइल्स में इसका खुलकर जिक्र किया गया है। पंजाब में डॉन का ऐशलोक खड़ा हो चुका था। डॉन कभी पंजाब की दहलीज छोड़कर यूपी की सरजमी पर कदम न रखे, इसकी सॉलिड प्लानिंग हो चुकी थी। बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल साजिश की कड़ी का पहला मोहरा था। डॉन, सीएम और पॉलिटिकल सेटिंग का ये आगाज बना। पंजाब में अंसारी की अखंड ख्वाबगाह बनाने का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया जा चुका है। ये मोहरा कौन था? किसके कंधे पर बंदूक रखकर डॉन को हमेशा हमेशा के लिए पंजाब में रखने का प्लान था? वो कैसा षड्यंत्र था जिसकी बुनियाद खुद तत्कालीन कैप्टन सरकार रखने जा रहे थे? डॉन एंड कंपनी का दूसरा मोहरा कौन था? डॉन, सीएम और साजिश की दूसरी कड़ी क्या थी? अंसारी के लिए 5 साल पुराने केस की फाइल कैसे खुली? एफआईआर नंबर 252 में कैसी सियासी सेटिंग? बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल केस में अंसारी पंजाब पहुंच चुका था। केस रंगदारी का था जिसमें ज्यादा दिनों तक डॉन को पंजाब की जेल में रखना मुमकिन नहीं था। ये पंजाब पुलिस और सरकार अच्छे से जानती। दूसरा, यूपी सरकार लगातार डॉन को हैंडओवर करने का दबाव बना रही है। ऐसे में साजिश का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया। पंजाब सरकार पर डॉन अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का दबाव बढ़ने लगा। सेटिंग और साजिश का चक्रव्यूह कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में पंजाब में एक और साजिश ने सिर उठाया। यह साजिश कितनी गहरी और कितनी बड़ी थी,
इसको लेकर भी पंजाब सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। एक तो पॉलिटिकल सेटिंग बेहद स्ट्रांग थी, दूसरा साजिश टॉप लेवल पर हुई थी, क्योंकि तत्कालीन कैप्टन सरकार डॉन पर मेहरबानियों का पिटारा खोल बैठी थी। वक्त पिटारे से षड्यंत्र के दूसरे मोहरे को बाहर निकालने का था, जिसका वक्त पहले ही मुकर्रर था। 2014, लोकेशन रोपड़ का मोरिंडा था। FIR नंबर 252 रीओपन। 26 नवंबर 2014, दिन बुधवार का था। उस रोज पंजाब में घना कोहरा डॉन को बचाने की उम्मीदों पर भी कोहरा गहराने लगा। पूरी सेटिंग और साजिश कमजोर पड़ने लगी थी। रिपोर्ट बताती है कि जब तत्कालीन कैप्टन सरकार को इसका इल्म हुआ तो 5 साल पुराने केस का कुलंदा नए सिरे से खोला गया। केस अनट्रेस मर्डर का था, जिसमें अंसारी को मेन एक्यूज्ड बना दिया गया। डॉन को बचाने के लिए तत्कालीन कैप्टन सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 26 नवंबर 2014, रोपड़ के मोरिंडा थाने में एक ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज हुआ। इस केस में कोई अभियुक्त नहीं था। ये वो लूप होल था जिसे कैप्टन साहब की पुलिस ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी अनसुलझी थी, जिसकी वजह से साल 2015 में इस केस की फाइल बंद कर दी। 5 साल से ये फाइल मोरिंडा थाने में धूल फांक रही थी, लेकिन इस फाइल के ऊपर से अचानक धूल तब छंटी जब साल 2019 में अंसारी पंजाब पहुंचे। जिथों तक अंसारी वाला सवाल ये तो हुण जग जाहिर है कि वो पौने 2 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा। उस केस का भी नहीं पता जिहड़े केस च रखिया सी, केस च किहड़े च रखिया सी, कोई केस नहीं सी। उत्थे एक MLA MP कोर्ट है यूपी च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ केस लग गया। वो 2 महीने 3 महीनों ਉਹਨੂੰ सज़ा होने लैनी सी। ते ये अंसारी जिहड़ा ਇਹਨੇ पंजाब सरकार नाल संपर्क किया। पंजाब सरकार नाल संपर्क किहड़े चैनल तो किया? कैप्टन साहब नूं मैं दस देना चाहना, वो कहते मैं जिंदगी कदे मिलिया नहीं। रणिंदर नूं पुछ लिओ, तुहाडे बेटे नूं पुछ लिओ भी वो कितनी बारी मिलिया जिंदगी च। करीब 4.5 साल बाद अंसारी को बचाने के लिए ये फाइल दोबारा खोली गई, जैसा कि रिपोर्ट में दावा है। साजिश की कड़ियां इतनी ही नहीं है। मेरे हाथ में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि 27 मई 2019 को FIR नंबर 252 में शिकायतकर्ता का नया बयान दर्ज किया गया, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पंजाब में डॉन अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मजबूत रखा जा सके। सोची समझी साजिश के तहत मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में अंसारी को अभियुक्त बना दिया। ये पासा इसलिए फेंका गया ताकि अंसारी को लंबे अरसे तक पंजाब की जेल में रखने का कानूनी रास्ता साफ रहे, लेकिन पंजाब पुलिस की इसी चाल में अब उसकी गर्दन फंस रही है। पिछली सरकारों ने अलग अलग तरह की धांधलियाँ की हैं। इसमें अगर कांग्रेस सरकार के पिछली कैप्टन साहब के टाइम की मैं बात करूं तो जो अंसारी साहब को जेल में रखा गया, उनकी मेहमान नवाजी की गई है सरकार की तरफ से। ये तो सिद्ध हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। और इसमें बड़ी हैरानगीजनक बात थी कि यूपी सरकार उसको मांग रही थी और ये उनको दे नहीं रहे थे। तत्कालीन कैप्टन सरकार और उनकी पुलिस की सांठगांठ के बीच साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अंसारी को वापस यूपी भेजना पड़ा, लेकिन कैप्टन सरकार यहाँ भी डॉन पर रहम की सारी हदें पार कर दी। उन हदों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले डॉन की खातिर पंजाब पुलिस ने जो खेल किया उसकी पूरी दास्तान समझ लीजिए। खेल ये था कि अंसारी को जिस केस में अभियुक्त बनाया गया था उसकी फाइल दोबारा बंद करनी थी, क्योंकि ये पैंतरा सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आया। इसलिए पुलिस ने इस केस के शिकायतकर्ता को दोबारा तलब किया, और इस बार उसका बयान अंसारी को फंसाने के लिए नहीं, उसको बेचारा यानी
बेगुनाह साबित करने के लिए लिया गया। हो सकता है पुलिस फाइल में ये गड़बड़ी दबी रहती, छुपी रहती, लेकिन अंसारी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जेलर ने जो हल्फनामा दिया था उसने पुलिस महकमे की पोल खोल दी। हल्फनामे में पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का जिक्र है और ये हल्फनामा अब पंजाब सरकार की मुख्तार फाइल का हिस्सा है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि पंजाब की कैप्टन सरकार में डॉन की खातिर कितने गड़बड़ जाले हुए। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वो फिल्म देखी है आपने? वो पर्दे की कहानी थी, ये उसी का हकीकत वर्जन लग रहा है मुझे। इस सिस्टम को बाईपास करने वाला ये खेल कैसे चला? रोपड़ जेल में मुख्तार के लिए सारे इंतजाम कैसे किए गए? इसकी कुछ और डिटेल्स मेरे पास आई हैं, इन्हें आपको ब्रेकिंग के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। डॉन के लिए 35 लोगों की बैरक खाली की गई। यहां इतने कैदी रहते हैं कि उनको ठूसा जाता है, यहां 35 कैदियों वाली अकेले के लिए खाली कर दी। डॉन जो था, मुख्तार के 2 सेवादार जेल में सेवा के लिए रखे गए। वो मुकदमा दर्ज करवा के अंदर आ गए और करनी थी सेवा। वो मुकदमा कैसे दर्ज किया, ये भी एक राज है। अंसारी के लिए जेल की बैरक में रोपड़ में पुलिस भी रख दी गई। अरे भाई, जब बाहर तमाम जेल स्टाफ होता है तो पुलिस अंदर क्यों रखी? पुलिस क्यों मेहरबान हो गई? डॉन के मुलाकातियों की जेल रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होती थी। मुलाकातियों के लिए जो भी जेल के सीसीटीवी होते थे वो बंद कर दिए जाते थे ताकि पता ही ना लगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो कौन आता था भाई? एक डॉन पर 2 सरकारें लड़ रही थी, भिड़ रही थी। ये बात हैरान करती है। वैसे इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिल भी कर रहा है। किसी पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? आपका जवाब होगा, उसे गुनाह साबित करने के लिए, उसको साबित जब होता है ना गुनाह, तो उसको उन तमाम चीज़ों को लेकर ये होता है कि ये बच ना जाए, इससे उसका गुनाह साबित करना है। लेकिन मुख्तार फाइल्स बताती हैं कि सारे आरोप मुख्तार को फायदा पहुंचाने के लिए लगाए गए। यहां वहां नुकसान पहुंचाने के लिए रखे जाते हैं आरोपियों को, या फायदा के लिए रखे गए। कमाल की बात है। अब दूसरा सवाल, किसी आरोपी को जेल में क्यों रखा जाता है? आपका जवाब होगा, उसे सबूतों और जो सभ्य सोसाइटी होती है उससे दूर रखने के लिए कि ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया, इसको दूर रखो। लेकिन मुख्तार फाइल्स क्या बताती है? मुख्तार फाइल्स कहती हैं कि सारे सबूत डॉन के हक में बनाए और बिगाड़े जा रहे थे। ये किसके इशारे पर हो रहा था? एबीपी न्यूज के पास मुख्तार फाइल्स की जो एक्सक्लूसिव कॉपी है उसके हर सवाल का जवाब है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और इसी में यह भी कहा गया है कि पंजाब की रोपड़ जेल के सीसीटीवी कैमरे डॉन के इशारे पर चलते थे और डॉन के इशारे पर बंद हो जाते थे। रोपड़ की जेल के नजदीक ये है सन एनक्लेव। यहाँ की चारदीवारी के अंदर बहुत से सनसनीखेज राज दफन हैं। सन एनक्लेव के फ्लैट नंबर 604 में कुछ लोग रहते थे। ये लोग 2019 से यहाँ थे, लेकिन मई 2021 में इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया और अचानक कहीं चले गए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही मुख्तार को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश भेजा गया, उसके कुछ ही दिन बाद फ्लैट नंबर 604 में रहने वाले भी कहीं और शिफ्ट हो गए। फ्लैट नंबर 604 का मुख्तार अंसारी कनेक्शन आपके होश उड़ा देगा। मुख्तार अंसारी रूपनगर की जेल में 2 साल तक रहा, तब तक उसका परिवार भी रूपनगर में ही रहा और उसके गुर्गे भी रहे। मुख्तार अंसारी के बेटे और परिवार रूपनगर के सन इनक्लेव इस फ्लैट में रहते थे। ये सन इनक्लेव टावर है, यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं और इनमें से ही जो 604 नंबर फ्लैट है उसमें मुख्तार अंसारी का बेटा रहता था। खास तौर पे पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि रूपनगर में ही वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से लीज पे ली गई थी। मुख्तार अंसारी की रोपड़ फाइल्स का हर पन्ना चौंकाने वाला है। हम सिस्टम में एक माफिया की सेंधमारी की तह तक जाना चाहते थे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात सन एनक्लेव के सिक्योरिटी गार्ड केदारनाथ से हुई।
केदारनाथ को भी फ्लैट नंबर 604 की मिस्ट्री पता थी। उसका लड़का रहता था परिवार के साथ और कई आदमी रहते थे उसके परिवार में कौन कौन रहता परिवार। ये पता नहीं, इतना पहचान कर रहे हैं। कोई आता जाता होगा? आता जाता तो कई आदमी उसका। पंजाब में पहुंच जमाने की कोशिश सिर्फ एक फ्लैट तक सीमित नहीं थी। मुख्तार अंसारी की फैमिली तो रोपड़ में छोटा मऊ बसाने की फिराक में थी। जी हां, पंजाब सरकार के रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाली बात है और वो ये कि मुख्तार अंसारी के बेटों ने रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पर ले रखी है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि माफिया के बेटों को जो जमीन अलॉट हुई है वो वक्फ बोर्ड के नियमों के तहत मिली है। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान का क्लियर कट मानना है कि ये जमीन अलॉटमेंट में गोलमाल है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। अब आपको हम मुख्तार अंसारी को मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट के सबसे चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। रोपड़ जेल की जिस बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया था उसमें 35 कैदियों की जगह थी, लेकिन बैरक में अकेले मुख्तार रहता था। मुख्तार अंसारी के वीवीआईपी ट्रीटमेंट से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन फाइल सीएम भगवंत मान के टेबल पर है उसमें लिखा है डॉन के लिए 35 लोगों की बैरक खाली की गई। बैरक में डॉन की सुरक्षा पंजाब पुलिस खुद करती थी। डॉन से मुलाकातियों की जेल रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। मुख्तार का रसूख ऐसा था कि रोपड़ जेल में डॉन अपने मेहमानों से जेल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मिलता था। अफवाहें तो यहाँ तक उठी कि रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अंसारी अपनी बीवी से मिलता था और वो मुख्तार की बैरक में रुकती भी थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में ऐसी किसी मुलाकात या नाइट स्टे का कोई जिक्र नहीं है। पर यह जरूर है कि अमरिंदर सिंह की सरकार में रोपड़ जेल में वही होता था जो मुख्तार अंसारी चाहता था। जब भी कोई डॉन से मिलने आता तो जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते। कैमरे के पीछे क्या होता था ये सिर्फ मुख्तार अंसारी को पता है। टेक्निकली इस जेल को कितना सुरक्षित बनाया हुआ है तो सामने एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, पर ज़्यादातर जेल के इर्द गिर्द कोई ज़्यादा कैमरे नहीं दिखाई दे रहे। पर अगर पुलिस प्रशासन चाहे, क्योंकि बहुत बड़ा ये केस था, तो पुलिस प्रशासन चाहे तो जो इक्का दुक्का कैमरे इस जेल के अंदर लगे हैं उसकी फुटेज को कलेक्ट करके जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की मौज के बारे में खबर कैप्टन सरकार के बाकी मंत्रियों और नौकरशाहों को भी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस ने 2 बार जेल अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर मुख्तार अंसारी के सिंडिकेट के बारे में बताया था। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने भी जेल के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर अमरिंदर सरकार को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन इन दोनों इनपुट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये था कैप्टन राज में मुख्तार का जलवा। कुल मिलाकर कहें तो यूं समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी जेल की जिंदगी रोपड़ में ही बिताना चाहता था, क्योंकि रोपड़ की जेल के अंदर और बाहर उसकी ऐश का पूरा ख्याल रखा जाता था। जेल से कुछ ही दूरी पर मुख्तार का परिवार रहता था और जेल के अंदर पंजाब सरकार के बड़े बड़े अफसर मुख्तार की खातिरदारी करते थे। उधर यूपी की योगी सरकार रोपड़ की जन्नत से माफिया को खींच लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। अब बताइए, ऐसी जेल किस गुंडे को बुरी लगेगी? हर कोई ऐसी जेल में रहना चाहेगा। बादशाहों के बारे में आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। सोने रहने का अलग कमरा, दरबार अलग, मुलाकात की जगह अलग और दरवाजे पर दरावान। पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार का लाइफस्टाइल कुछ इसी तरह का था, जहां वो खास कमरे में अपनी बीवी से मिलता था
लग्जरी एम्बुलेंस में घूमता था। खातिरदारी में कमी ना रह जाए इसके लिए जेल में अलग से 2 खास सेवादार भी थे। इन सब चीजों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी की ऐश में कोई खलल न पड़े, उसके वीवीआईपी ट्रीटमेंट में कोई कमी न रह जाए, इसका जिम्मा मुख्तार के 2 चेले संभालते थे। एक था चंद्रिका उर्फ चंदू और दूसरे का नाम था राहुल। रोपड़ की जेल में मुख्तार के राइट और लेफ्ट हैंड बन चुके चंदू और राहुल की कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुख्तार ने कानून का सहारा लेकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। शरीफ, इज्जतदार और कानून पसंद आवाम जेल जाने से डरती है, लेकिन मुख्तार के गुर्गे राहुल और चंदू ने अपने ऊपर केस दर्ज करवाए और पहुंच गए रोपड़ जेल ताकि अपने आका की खातिरदारी कर सकें। राहुल और चंदू ने ये खुराफात अपने आका मुख्तार अंसारी से ही सीखी थी। राहुल और चंदू रोज जेल में अपने आका का दरबार लगाते। मुख्तार करवट भी लेता तो राहुल और चंदू के कान खड़े हो जाते। बाकी कसर मुख्तार ने अपने कनेक्शन से पूरी कर दी। रोपड़ की जेल मुख्तार की ऐशगाह बन चुकी थी। मुख्तार जेल में बैठकर जुर्म का साम्राज्य चलाता था। पंजाब सरकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुख्तार के लिए रोपड़ के तत्कालीन एसएसपी ने जेल में पुलिस वालों को गार्ड की तरह डॉन की सुरक्षा में लगाया। इस तैनाती के लिए पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी के क्रिमिनल पास्ट और सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला दिया, लेकिन असल में सब कुछ डॉन के राजनीतिक रसूख की वजह से हो रहा था। रोपड़ जेल के जेलर ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम रेनोवेट हुआ था। बताया जाता है कि मुख्तार इसी रूम में अपनी पत्नी से मुलाकात करता था। जेल के दफ्तर में मुख्तार अपनी बीवी से मिलता था। इसकी गवाही जेल कर्मियों ने खुद दी है। अब मुख्तार के जेल किंगडम से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा आपको बता देते हैं। अप्रैल 2021 में रोपड़ और श्री अनंतपुर साहिब हाईवे के बीच ख्वासपुरा गांव के ढाबे के बाहर एक एम्बुलेंस वीरान हालत में खड़ी मिली। नंबर था यूपी 41 AT 7171। ये किसी और की नहीं बल्कि मुख्तार की लग्जरी एम्बुलेंस थी। रोपड़ जेल के बाहर का सफर मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस में बैठकर करता था। ये एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। योगी सरकार ने सख्ती दिखाई, जांच के लिए SIT बनाई। बाराबंकी पुलिस जांच के लिए रोपड़ भी पहुंची। यूपी पुलिस को रोपड़ में देखकर डॉन घबरा गया। मुख्तार ने अपने गुर्गों को एक ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में डॉन के गुर्गे रोपड़ जेल से 15 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। फर्जी एम्बुलेंस कांड पर योगी सरकार ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया। मामले के आरोपी मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार फाइल्स चल रहा है और अब आपको आगे बताते हैं कि कहानी कहां पहुंची। अच्छा, एक बात बताइए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोई भी सरकार जो होती है वो वकील हायर करती है और ये आम बात है, लेकिन सरकार ने किसी आरोपी को बचाने के लिए वकील हायर किया हो महंगे वाला, ऐसा कभी आपने देखा है? पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी
तब उन्होंने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए महंगे वकीलों की सेवाएं ली, जिनकी फीस ही तकरीबन लाखों रुपए में पहुंच गई, 55 लाख के करीब पहुंच गई थी। ये सब उस समय की सरकार अपनी मर्जी से कर रही थी या इसके पीछे भी कोई था? हमने तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की। ये इसलिए भी जरूरी था बात करना क्योंकि उन पर भी आरोप हैं। सुनिए वो बोल क्या रहे हैं। तो रोपड़ जेल में वो रहा, तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहां से आ गया कि ना कोर्ट उसको वापस भेज देती, ना आता वो। साथ ही मैं उसको करना चाहता हूं सीएम साहब को कि कहीं आपने 55 लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी, उसके बाद आपको याद है कि ये क्या कर दिया मैंने। सुखजिंदर रंधावा की बात सुनी आपने? मजीठिया और आरोपी का फर्क बता रहे थे, गड़बड़ कर दिया, झाला कर दिया। चलिए, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विक्रम मजीठिया वाले केस में भी तो महंगा वकील किया था। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब ने सरकार के एक डॉन को बचाने के लिए महंगा वकील किया था। कम से कम आपको डॉन और सरकार के आरोपी में फ़र्क समझाना चाहिए। रंधावा साहब, ये गोल हो गया आपसे। आज का शो आपको कैसा लगा? क्योंकि ये आपका टाइम है। #पब्लिक इंटरेस्ट ऑन ABP न्यूज़ पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोई स्टार एंकर नहीं हूँ, इसलिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आपका रिस्पांस हमें मिलने लगा है, ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में ही इसी शो में दिखाऊंगा। जो भी आप कमेंट्स भेजेंगे ऐसे स्क्रीन पर मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आपका और मेरा रिश्ता और गहरा होगा। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी।